नमस्कार, स्वागत है आपका एएनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले, आपसी कलह है कारण। शिवपाल यादव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव तो जसवंत नगर से किसे टिकट देगी सपा। कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिकरवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कानपुर में संक्रमित खून चढ़ने से 14 बच्चों की जिंदगी दांव पर, HIV और हेपेटाइटिस की चपेट में आए। सरकार नहीं दे रही मदरसों को मान्यता, शिक्षा विभाग का 10,000 रुपए का जुर्माना। रावण दहन करते हुए कंगना रनौत से हुई बड़ी गलती, अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही एक्ट्रेस। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को, डॉक्टर जावेद। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस ने सुमावली, पपीरिया, बड़नगर और ज्वायरा सीट के उम्मीदवारों में बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवर और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट की घोषणा के बाद अंतर्कलह का सामना कर रही कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। लगातार कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के दावेदार वरिष्ठ नेताओं से मिलकर टिकट बदलने की मांग कर रहे थे। ऐसे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो टिकट जारी किए गए, उन सीटों में 4 सीटों को लेकर फैसला सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। बीजेपी 2024 में मिशन 80 को देखते हुए कई बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। आजमगढ़ में अपना किला बचाने के लिए सपा शिवपाल यादव को चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव जीते तो उनकी जसवंत नगर विधानसभा सीट का उत्तराधिकारी कौन होगा। शिवपाल यादव का आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इससे एक तो सपा अपने गढ़ में फिर से पैर जमा सकेगी, वहीं पूर्वांचल की कई सीटों पर भी उनकी मौजूदगी का असर देखने को मिलेगा। सपा ने भले ही अब तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन शिवपाल यादव ने ये तैयारी भी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव जीतते हैं तो उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर से उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। शुजालपुर विधानसभा 166 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रामवीर सिकरवार ने आज रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष माइडेंट के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अशोक परमार, ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर सहित शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से हजारों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कथित तौर पर संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई है। ये बच्चे अब एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सामने आए इस मामले में इन बच्चों को खून चढ़ाने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया गया था। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इस मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बच्चों और उनके परिवारजनों के साथ खड़ा है। निजी लैब से खून चढ़ाने के बाद शुरुआती जांच में सामने आई है। बाकी विस्तृत रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक रोटियां ना सेकें। तो वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस का संक्रमण होना बेहद गंभीर बात है। इस लापरवाही की तत्काल जांच हो और इस तरह की घातक गलती की सख्त से सख्त सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। हाल ही में प्रकाशित मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचलित खबर कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 14 बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार आर्या, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज कानपुर के माध्यम से जो वक्तव्य दिया गया है वह पूर्ण रूप से अनाधिकृत, आधारविहीन एवं त्रुटिपूर्ण है। जीएसयू मेडिकल कॉलेज कानपुर डॉक्टर अरुण कुमार आर्या के वक्तव्य का पूर्णतः कठोरता से खंडन करता है।
इसके अलावा उक्त प्रकाशित खबर के संबंध में समस्त प्रिय मीडिया बंधुओं को सूचित करना है कि मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो भी थैलेसीमिया के लिए आता है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वर्ष 2019 के बाद से अभी तक कोई भी HIV, HbSAg और या हेपेटाइटिस बी का कोई भी थैलेसीमिया का पेशेंट संक्रमित नहीं पाया गया। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि HIV का एक मरीज 2014 में पॉजिटिव पाया गया था। दूसरा मरीज कोविड काल में 2019 में पॉजिटिव पाया गया था स्क्रीनिंग के दौरान, जिनका ट्रांसमिशन अन्यत्र हुआ था। इसके अलावा 2016 में हेपेटाइटिस बी के 2 मरीज और हेपेटाइटिस सी के वर्ष 2014 में 2, 2016 में 2 और 2019 में 1 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें HIV की अगर हम प्रतिशत कैलकुलेट करें परसेंटेज तो 1% HIV, 1% HCV एंड HCV is 2.5% एंड हेपेटाइटिस बी 1%, जो कि जो ग्लोबल परसेंटेज है अप टू 20% उससे न्यूनतम है। अतः GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर उक्त प्रकाशित खबर का पूर्णतः खंडन करता है। अभी तक मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ्यूजन से कोई भी थैलेसीमिया का मरीज संक्रमित नहीं हुआ है। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में एलाइजा के साथ साथ मरीजों की सिक्योरिटी के लिए नए टेस्टिंग भी की जाती है, जो कि एक विश्व स्तरीय जांच है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। सरकार नहीं दे रही मदरसों को मान्यता, शिक्षा विभाग का 10,000 रुपए का जुर्माना लगाना गैर कानूनी, किया जाएगा विरोध, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने कई जिलों में मदरसों को नोटिस जारी किया है और उसमें नोटिस में कहा है कि अगर आप पास मानता नहीं है और चलाया, मदरसे को चालू रखा तो 10,000 रुपया जुर्माना लगा दिया जाएगा, और वो भी प्रतिदिन। ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया, और अब सीधे सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को धमकी दी जा रही है। हम इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आला कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ इसको हम चैलेंज करेंगे। ये एक मुजफ्फरनगर का मामला नहीं, बल्कि बहराइच, फतेहपुर, कौशाम्बी, कई जिलों में इस तरीके से मदरसों को मौखिक रूप पर नोटिस दे करके डराया और धमकाया जा रहा है। जबकि शिक्षा विभाग को यह जानना चाहिए कि संविधान ने अल्पसंख्यकों को इस बात की इजाजत दी है कि वो अपने तालीमी इदारे कायम करें और उसका संचालन करें। और एक तरफ ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और ये शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते, और जब शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता है और पढ़ाया लिखाना जाता है, पढ़ाने लिखाने की बातचीत होती है, काम किया जाता है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से रोकने की कोशिश की जाती है और भयभीत किया जाता है। और ये जो मामला है वो इसी तरीके से है। ये मामला बहुत संगीन है और इसको मुस्लिम समाज बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी फिल्म तेजस की रिलीज के पहले एक बड़ा इतिहास रच दिया है। एक्ट्रेस ने दिल्ली के प्रसिद्ध लवकुश रामलीला रावण दहन किया। कंगना 50 साल के इतिहास में रावण का दहन करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हालांकि अपनी एक बड़ी गलती के कारण अब उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद शिक्षा विभाग में व्यवहारित हो रहे मदरसों का समस्त कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। डॉक्टर जावेद ने कहा है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 प्रतिस्थापित किया गया, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 बनाई गई, जिसके बाद से जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी का तात्पर्य जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से हो गया। 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद से मदरसों का समस्त कार्य शिक्षा विभाग से ट्रांसफर होकर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास आ गया, जिसके बाद मदरसा एक्ट बना 2004 और उसके साथ मदरसा नियमावली 2016 बनाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है
कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या लखनऊ से निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। इधर भी संज्ञान में आया है कुछ दूसरे विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी जाकर के मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें नोटिसें दे रहे हैं, जो कि शासनादेश के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 29 अक्टूबर को एकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच होने वाला है। इस दौरान 50,000 के करीब दर्शकों के पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में मशगूल हो गया है। तैयारियों के दौरान प्रशासन ने कई सख्त नियम बनाए हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर मैच के दौरान शहीद पथ पर कोई वाहन नहीं रुक सकेगा। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से वहां खड़े पाए गए वाहनों को उठाने के लिए भी शहीद पथ पर ट्रेन मुस्तैद रहेगी। इस मैच के दौरान शहीद पथ पर रोडवेज बसों पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि दर्शकों की सुविधा के लिए केवल सिटी बसों का आवागमन जारी रहेगा। वहीं ट्रैफिक डायवर्जन का भी सख्ती से सभी को पालन। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है। कभी उत्तर प्रदेश किसी शहर से प्रदूषण शीर्ष पर होता है तो कभी हरियाणा के किसी शहर में, यहाँ तक कि राजस्थान का शहर भी प्रदूषण के मामले में कभी टॉप पर सुर्खियों में आ जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत से जुड़ी समस्या है। इससे पार पाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की जरूरत है। अगर दिल्ली की बात करें तो वो भारत के नक्शे पर ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। आपको बता दें, उसे ढूंढना पड़ता है कि दिल्ली कहाँ है। अब ये सोचना है कि जो दिल्ली भारत के नक्शे पर दिखाई नहीं देता, उसी की वजह से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है। तो ये ओछी राजनीति है। को इस प्रदूषण से बचाने के लिए एक हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों से सुझाव मांगे थे कि हमें क्या क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक 7 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान का अनाउंसमेंट किया है कि जो विंटर्स में होने वाला प्रदूषण है उसमें हम दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं और दिल्ली वालों को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। उन्होंने 4 नवंबर से 15 नवंबर में ऑड इवन पॉलिसी को अनाउंस किया है। छोटी दिवाली पे एक बहुत बड़े लेजर लाइट एंड साउंड शो को अनाउंस किया है। इस उम्मीद में बहुत सारे दिल्ली वालों ने सुझाव दिया कि दिल्ली वालों की एक सामूहिक दिवाली अगर हम एक लाइट एंड साउंड और लेजर शो के माध्यम से मनाएंगे कि सेलिब्रेशन भी हो जाए और पोल्यूशन भी ना हो। उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत बड़े स्तर पर मास्क मुहैया कराए जाएंगे। लोकल लेवल पे एनवायरनमेंट मार्शल्स के साथ लीफ बर्निंग को रोका जाएगा। एक हॉटस्पॉट एक्शन प्लान बनाया जाएगा और एक दिल्ली ट्री चैलेंज को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है। ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में उन 2 महीनों में जो प्रदूषण है उससे दिल्ली वालों को बचाना जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे ही दिल्ली में रहने वाले कई और जो अलग अलग पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब पोल्यूशन तो खत्म हो गया है। अगर पोल्यूशन खत्म हो गया है तो दिल्ली वालों को पोल्यूशन से बचाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज ही मनोज तिवारी जी का बयान आया है, जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि इस विंटर एक्शन प्लान की ज़रूरत नहीं। आज ही उनका बयान आया है कि दिल्ली में ऑड इवन लाने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम मनोज तिवारी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि नवंबर दिसंबर में प्रदूषण खत्म है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली वालों को नवंबर दिसंबर में प्रदूषण से बचाने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी मेजर्स ऑड इवन की तरह जो सुप्रीम कोर्ट के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का भी हिस्सा है, क्या वो लागू करने की ज़रूरत नहीं है? हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमें दिल्ली के बच्चों को मास्क नहीं देने चाहिए कि अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो उनके पास मास्क का एक्सेस हो कि वो आराम से स्कूल जा सकें या घर से बाहर जा सकें। तो आज हमारा मनोज तिवारी जी से ये सवाल है कि क्या आपको दिल्ली वालों की और दिल्ली में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता नहीं है कि जब पराली जलाई जाएगी हमारे पड़ोसी राज्यों में और उसका जब धुआं दिल्ली आएगा तो उस धुएं से क्या दिल्ली वालों के स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़ेगा? तो हम मनोज तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि देखिए, दिल्ली सबकी है। जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो वो ये नहीं देखती कि ये आम आदमी पार्टी वाले हैं कि ये भाजपा वाले हैं।
प्रदूषण से हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और हमारा उनसे ये आग्रह है कि कृपया दिल्ली सरकार का सहयोग करें, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की मुहिम नहीं है, ये दिल्ली वालों के स्वास्थ्य को बचाने की मुहिम है और दिल्ली की जनता चाहती है कि सब लोग इसमें एक साथ मिलकर जो भी एक्शन लिया जा सकता है लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए, उस एक्शन को लिया जाए। थोड़ी अजीब बात है कि आजकल मनोज तिवारी जी बहुत घबराए हुए हैं। कोई अच्छी काम होता है तो पहले उस काम को नकारते हैं, फिर जब पता चलता है कि वो सही में अच्छा काम है, डेटा है, तो उसके क्रेडिट के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि दिल्ली के अगर पोल्यूशन कम हुए तो उसका क्रेडिट मनोज तिवारी जी ले सकते हैं। हम उनसे इस क्रेडिट को शेयर करने के लिए तैयार हैं और वो इसको शेयर करके खुशी का अनुभव कर सकते हैं। और जो दिल्ली के आसपास सटे हुए इलाके हैं जिन्हें दिल्ली ही माना जाता है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, जिन दोनों राज्यों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ जो पोल्यूशन बढ़ा है, दिल्ली में घटा है और वहाँ बढ़ा है, वहाँ का क्रेडिट सारा का सारा अरविंद केजरीवाल को दे देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहाँ पे जो उनके मुख्यमंत्री हैं योगी जी और जो खट्टर जी है उनको काम नहीं करने देते, और यहाँ घटाने का सारा क्रेडिट हम भाजपा की सरकार को दे देते हैं। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2019 की रिपोर्ट है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं, आपको जान के हैरानी होगी, उसमें से 7 भारत में, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि 7 के 7 भाजपा शासित राज्य हैं। उसके अंदर गुड़गांव है, सबसे पहले विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गुड़गांव है, जिसमें भाजपा की हरियाणा में सरकार है। फरीदाबाद है, नोएडा है, गाजियाबाद है, भिवाड़ी है, लखनऊ है, पटना है। बाकी 3 पाकिस्तान में, 3 पाकिस्तान को तो आप मानते ही कि वहाँ पे तो सरकार है ही नहीं, जो बाकी 7 है वहाँ पे भाजपा की सरकार। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट वाले को ढूंढ रहे हैं कि ये किसके सर पे ये सेहरा बंधेगा। आप लोगों को भी पता हो तो आप ही बांध देना, मीडिया के बंधु जो है वो सेहरा जिसके सर पे भी बांध सकते हैं बांध। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 4 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया है। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले राजस्थान कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने 2 नई गारंटियों के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। पहली तो ये कि महंगाई राहत कैंपों की सफलता के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10,000 रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा गाँव में रहने वाले लगभग हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बताया जा रहा है कि महंगाई राहत कैंपों की सफलता के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में नई गारंटियां लॉन्च कर दी है। फिलहाल दर्शकों, आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें ANA न्यूज़।